नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः। एक श्लोक है हमारे यहाँ, पंडित जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मीनिंग क्या है? अर्थात वह अधः परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। ठीक है। जब हम यहाँ कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं, वो भी पूर्ण है अपने आप में, 0 से 360 डिग्री कंप्लीट। प्रकृति एक और फिलोसफिकल कंसेप्ट है, शून्य पूर्ण, ब्रह्मांड पूर्ण। ठीक है। अब इसमें अलग अलग एनर्जीज हैं, कैसे? यिन एंड यांग है ना, चाइनीज फिलॉसफी है, यिन एंड यांग, पुरुष और प्रकृति। कोई भी क्रिएशन होता है, कभी भी कोई भी क्रिएशन एक चीज से कभी नहीं हो सकता, डुअलिटी चाहिए, और वो एक्चुअली में डुअलिटी होती नहीं है, वो संपूर्ण होता है। तो जब हम यहाँ कुंडली के कंसेप्ट का, कुंडली को अध्ययन करते हैं, तो इसी कंसेप्ट पर चलते हैं, क्योंकि ये कुंडली दिखने में तो आपकी है, पर ये पूरे ब्रह्मांड की कुंडली है आपके साथ साथ। कैसे? जैसे ये एनर्जीज दोनों, कहने को दो अलग अलग हैं लेकिन एक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक दूसरे को पूर्ण करती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, है ना। वैसे ही ये ब्रह्मांड, ये अगर आप हैं तो ये आपके अलावा पूरा ब्रह्मांड, 7th। जब भी आप अपने अलावा किसी से भी डील करते हो, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उस समय हम इसको देखते हैं, इसी कंसेप्ट पर हम आगे चलते हैं। अगर ये आपका धन भाव है तो ये सामने वाले का धन भाव है। जब आप शादी करते हैं तो एक आप हैं और एक दूसरा व्यक्ति, कहने को ये आपकी कुंडली है पूरी, लेकिन यहीं से दूसरा व्यक्ति पता चलता है, यहीं से आपकी मां पता चलती हैं, पिता पता चलते हैं, है ना। कंप्लीट है ये। इसी में से हम रिश्ते निकालते हैं, इसी में से हम बॉडी पार्ट्स निकालते हैं, इसी में से हम इवेंट्स निकालते हैं। इसको देखने के समय हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब हम जिस चीज को देखना चाहते हैं या जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस समय पर उसी को देखें। माता के सामने पिता होना चाहिए। ये अभी हम बात करेंगे कि माता के सामने पिता हमने यहाँ पे क्यों लिखा, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सही बात है, माता के सामने यहाँ पिता होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है, हम अभी बात करते हैं इसका। तो इस कंसेप्ट पर ही हमको आगे चलना है, ठीक है। तो आगे के रूल को बढ़ने से पहले सर के सवाल का जवाब। हम जब रिश्तों को देखते हैं, हम सब वैदिक ज्योतिष में यही पढ़ते हैं, ये माता है, ये पिता है, 10th हाउस से पिता पढ़ते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में हमेशा यही कहा गया है, अगर ये हम हैं तो ये हमारा स्पाउस है, ये अगर हमारा चाइल्ड है तो ये उसका स्पाउस है, आमने सामने की ही बात की जाती है। यहां पर भी यही सही है। 4 and 10, ये मां और ये पिता। पिता कौन से? जो पालक हैं, जो हमारा लालन पालन करते हैं, वो पिता। लेकिन जेनेटिकल कनेक्शन की गारंटी यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये हम हैं तो यहां से हमारी संतान, और संतान से अगर हम लगन बनाकर बात करें तो इसकी संतान ये है ना, संतान की संतान ये, इसके दादा ये बनी जाएंगे। तो ये जो एक जेनेटिकल कनेक्शन बनता है ना, पूरा ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल यहां पर कंप्लीट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि हम ये कंप्लीट करने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिश्तों की ही बात कर लेते हैं, जैसे सर ने शुरू कर दिया है। तो लगन में हम, ये संतान, ये स्पाउस, ठीक है, ये छोटे भाई बहन, 11th हाउस बड़े भाई बहन, यही माना गया है। ये माता और ये पिता। अब ये पिता वाली जो हम यहां पर बात कर रहे थे कि एक तो ये जेनेटिकल कनेक्शन यहां पूरा होता है। आपको महाभारत में पता है कि कुंती के जो 5 बेटे थे, उन 5 के जेनेटिकल बायोलॉजिकल फादर वो अलग थे, लेकिन उनके जो पालक पिता थे वो 10th हाउस से ही। क्योंकि पहले ये जो ज्योतिष होता था वो राजा महाराजाओं के लिए ही होता था। तो ज्योतिष राजा महाराजाओं के लिए, अब उनका वंशावली वृद्धि करने के लिए क्या क्या वो अपनाते थे, क्या क्या तरीके होते थे, वो सबको मालूम है। तो उस चीज को कनेक्ट यहां ना करते हुए, क्योंकि पालक पिता ही साथ रहता है,
पालक पिता से ही बच्चे का पूरे टाइम संबंध होता है, तो वो यहां से देखते हैं। लेकिन जब जेनेटिकल पूरा कनेक्शन हम लेते हैं, पिता पुत्र दादा, वो यहीं से कनेक्ट होता है। अब 10th हाउस से माँ का पति, हमारे यहाँ माँ का पति अलग नहीं होते थे, हमारे यहाँ तो एक ही कल्चर था यही वाला, लेकिन वेस्ट में तो ये बहुत जाता है। अब बच्चे का पिता अगर देखेंगे तो वो 10th हाउस से तो नहीं देखेंगे। बच्चे का जो ओरिजिनल पिता है, बायोलॉजिकल फादर है, ये तो माता के पति हैं। तो बच्चे के जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो तो यहीं से आएंगे, मतलब ये हमारा बच्चा और यहां से ये, ठीक है। 9th और 10th दोनों से देखना पड़ेगा। नहीं दोनों से नहीं, जब ना जब आप बायोलॉजिकल फादर को देख रहे हैं तो इनका कुटुंब 10th से आ गया, इनका परिवार 10th से। अगर आप इसको लगन बनाते हो तो इस परिवार में अपने आप ही संतान आ गया, इमीडिएट परिवार जो हो गया, ठीक है। तो हम हमेशा ही 1, 5, 9 से देखेंगे। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखना, कनेक्शन जब कभी मिलता है, पिता के साथ कोई चीज है या पिता की तरक्की हुई है, पिता के साथ कोई दिक्कत आई है, उस समय पर आप देखना तो आपको यही कनेक्शन समझ आएगा, ठीक है। पालक पिता से बहुत बार सही बैठता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में पालक पिता और बायोलॉजिकल फादर एक ही होता है ज्यादातर, है ना। आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये रिश्तों की बात हो गई। यहां से हमने अगर हमारे छोटे भाई बहन देखे हैं तो यहां से माता के छोटे भाई बहन, ये हमारे मामा मौसी छोटे वाले। अगर लगन से 11th हाउस बड़े भाई बहन का है तो 2nd हाउस 4th का 11th हो गया, तो यहां से बड़े मामा मौसी हो सकते हैं। सेम वे पिता के छोटे भाई बहन माने चाचा बुआ छोटे, पिता के बड़े भाई बहन 7th से ताऊ जी बड़ी बुआ, ठीक है ना। इसी तरह से हम सारे रिश्तों को घुमाते जाते हैं। अगर हमने इसको चाचा माना है तो ऑफकोर्स चाची यही होगा। यहां से बड़े मामा माना है तो मामी यहां से होगा, मौसी है तो मौसा यहां से होगा। और ये कोई केपी एस्ट्रोलॉजी का कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम यहां पर लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आप 1 and 7 के कनेक्शन को आगे अच्छी तरह से समझ जाएं। कई बार होता है, कई बार माएँ बोलती हैं कि हमारा उस समय पे नाम जब हमारा जन्म हुआ था तो बर्थ टाइम किसी ने नोट नहीं कर पाया, या पता नहीं है, या डेट भी पता नहीं है। उस केस में कोई बात नहीं, आप उनके बच्चे की कुंडली लें, बच्चे की कुंडली से 4th हाउस को लगन बना के पूरी कुंडली का एनालिसिस करें, 100% करेक्ट होता है, होता है। मैं तो हमेशा ही करती रहती हूँ। कितने लोग ऐसे आते हैं कि है ही नहीं हमारे पास कुंडली, हमेशा सही बैठता है। तो हम लोग हमारी जो जिंदगी में इनर सर्कल में जितने लोग होते हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस में है या जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली होती है, वो सब हम किसी ना किसी कार्मिक बंधन के कारण एक साथ इनर सर्कल में होते हैं। जितना ज्यादा क्लोज कार्मिक बंधन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उतना ही हम क्लोज जुड़े होते हैं। जैसे जैसे वो बंधन कम होता जाता है, आउटर सर्कल में जाते जाते हैं। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम ज्योतिष सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, आप 9th हाउस को लगन बनाइए, पिता हो गए, वहां से पिता का देख लीजिए। ये कोर्ट के विवाद में जरूरत पड़ सकती है, घर के विवाद में नहीं पड़ती, है ना। कोर्ट से अगर कुछ लेना है तो, लेकिन हम इवेंट की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करके देखा। और देखो, ज्योतिष तो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस का ही सब्जेक्ट है। आज से हजारों साल पहले, सैकड़ों सालों पहले, जब जैसे जैसे ये चला, आगे बढ़ा, उस समय के देशकाल परिस्थिति के अनुसार चला। आज की देशकाल परिस्थिति बहुत अलग हो गई। उस समय कंप्यूटर नहीं थे, वहां एआई फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, लेकिन आज हम सब निकाल लेते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम देखते गए, भाई ये ऐसे ऐसे कनेक्शन बनते हैं तो कंप्यूटर होता है, ऐसे बनते हैं तो एआई बनता है, ऐसे होते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, कहाँ सिविल इंजीनियर बनता है, कहाँ कौन सा डॉक्टर बनेगा। वो बारीक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि ये गायनी है, स्किन स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, ये सब पता कर लेते हैं। तो ज्योतिष तो ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है। जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करते जाते हैं वैसे देखते जाते हैं। तो यहाँ जो बुक्स में लिखा है, कृष्णमूर्ति जी की बुक्स में लिखा है, वो नॉलेज देने के साथ साथ मैं अपने एक्सपीरियंस वाला नॉलेज भी आप तक पहुंचाती जाऊंगी। तो जिससे कम से कम जितने साल मेरे पढ़ाई में लगे हैं या मेरे अनुभव में लगे हैं, उतना आपको बेनिफिट मिले, है ना। तब तो किसी गुरु का फायदा है, वरना क्या ही फायदा है, किताबों से भी पढ़ सकते हैं। यहां से हमने छोटे भाई बहन देखा, ये हमारी संतान, इसके छोटे भाई बहन कहां से होंगे? 7th। इसके छोटे भाई बहन कहां से होंगे? इसके 3rd से। इसके छोटे भाई बहन कहां से होंगे? 11th से। यानी आपकी पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान 9th से, और चौथी संतान 11th से। और घुमाते जाएंगे, पहले तो 12-15 बच्चे होते थे
है ना। तो इसी तरह से घुमाते जाएंगे उसको। ऐसे ही अक्सर बोला जाता है पहली शादी यहां से दूसरी शादी। उसके पीछे कंसेप्ट था कि जनरली पहली शादी में अगर वाइफ को कुछ हो गया है, कुछ परेशानी हुई है, तो उसी की छोटी बहन को ले आया जाता था। और नहीं भी उसकी है तो भी रिश्तेदारों में से ही कोशिश करते थे कि वहीं से कोई बुआ की लड़की, मामा की लड़की, ऐसे तो बहन हो छोटी। नहीं है तो गांव गली की लड़की होती थी, मतलब बहन का ही कनेक्शन होता था। तो इसलिए वो सेकंड मैरिज को 9th से देखने का परंपरा है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम सेकंड मैरिज कैसे देखेंगे हमेशा 7th से ही कनेक्शन फिर उसका फर्दर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि हर हाउस से 3rd हाउस मल्टीप्लिसिटी इफेक्ट देता है ना। तो मल्टीप्लिसिटी इफेक्ट यानी एक शादी, एक से ज्यादा शादी। तो ये कनेक्शन है। आप अपने पड़ोसियों को भी देख सकते हो इससे, दाया पड़ोसी बाया पड़ोसी, है ना। और ये बहुत सटीक होता है। आप देखिए अपनी लगन से आपकी दाई साइड रहने वाला कौन है, जो आपका सेकंड हाउस दिखाता है, बाई साइड रहने वाला कौन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, कुंडली में ग्रहों की, राशि लॉर्ड्स की व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि हर हाउस के सामने उसकी शत्रु राशि है। शत्रु मित्र हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, सभी को पता है। मेष अलग टीम का मेंबर है, शुक्र दूसरी टीम का मेंबर है। यहां शुक्र है तो यहां मंगल, यहां बुध है तो यहां गुरु अपोजिट। कर्क चंद्रमा है तो यहां शनि अपोजिट। यहां 5 सूर्य है तो यहां 11 शनि अपोजिट। यहां फिर बुध है तो यहां। तो हमेशा ही जब आपका स्पाउस की कुंडली, किसी की भी कुंडली बनेगी तो अपोजिट एनर्जी ही होती है। कुछ सूत्र पहले या दूसरे दिन मैंने शॉर्ट में डिस्कस किए थे, आज आप उन सबको नोट भी करिए। नंबर 1, हर भाव से उसका दूसरा भाव वृद्धि भाव होता है, उसका एक्सप्रेशन है वो। सेकंड पॉइंट, 3rd हाउस परिवृद्धि, मल्टीप्लिसिटी इफेक्ट क्रिएट करता है। हर हाउस से तीसरा हाउस उसका परिवृद्धि हाउस। त्रिकोण, किसी भी एक त्रिकोण का बली होना उस तरह की चीज के बारे में व्यक्ति को बहुत हायर लेवल पर ले जाता है। किसी भी एक त्रिकोण का बली होना, यानी 2 6 10, अगर ये हम अर्थ त्रिकोण कहें 2 6 10 के, इनके लॉर्ड्स आपस में ही कनेक्टेड हों तो ये हाउस बहुत ज्यादा बली हो गया, व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। 159 वाले का कोई भी 159 अगर आपस में जुड़ता है, यानी लग्न का सब लॉर्ड 5th को और 9th को जोड़ता है, तो व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए त्रिकोण का जो सब लॉर्ड है वो बाकी से कनेक्ट करेगा। और एक त्रिकोण अगर अपने आप में कंप्लीट होता है, स्ट्रांग होता है, तो उस त्रिकोण से संबंधित व्यक्ति के जीवन में ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। हाँ, पूरे त्रिकोण को कंप्लीट करता है। तो जैसे लग्न का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5th और 9th को कनेक्ट करता है। सपोज 5th का लॉर्ड है, 9th में बैठा है ना, या फिर उसके नक्षत्र से कनेक्टेड है। एक बार त्रिकोण का सूत्र, एक त्रिकोण में एक भाव का सब लॉर्ड अगर बाकी के दोनों हाउस को जोड़ता है तो उस त्रिकोण से संबंधित रिजल्ट व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं। हाँ, तो ऐसे भी करते हैं, या फिर त्रिकोण का सब लॉर्ड बाकी दो को कनेक्ट करता है। अगर हम लग्न की बात करेंगे तो 5 9 से जोड़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। किसी भी भाव से, जिस भाव का हम अध्ययन कर रहे हैं, वहां से 1 3 5 7 9 एंड 11 ये हाउसेस जोड़ने पर उस हाउस को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी भाव का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, सपोज हमने 4th हाउस का स्टडी करना है, तो यहां का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के साथ उसके द्वारा अगर 1 3 5 7 9 11, 4th से क्या होगा, 4th 1 तो 4 ही हो गया, 3rd ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो यहां से काउंट करने पर अगर ऑड हाउसेस मिलते हैं, मेल राशियां कह सकते, मेल राशियां नहीं कहना है, हाउस ऑड हाउसेस ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, उस भाव से संबंधित रिजल्ट में वृद्धि करते हैं। सेकंड हाउस को भी कई जगह न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन मुझे पर्सनली सेकंड हाउस जब जब आता है पॉजिटिव ही दिखाई देता है, तो मैं इस सेकंड हाउस को भी यही इसी कैटेगरी पर रखती हूं। ये मेरा अनुभव है, लेकिन बुक्स में यहां लिखा हुआ है कि वो न्यूट्रल होता है 2 6 10। ठीक है, इसका ना नेगेटिव इफेक्ट होगा ना पॉजिटिव इफेक्ट होगा।
ठीक है। तो आपको पॉजिटिव दिखा, हाँ सेकंड वाला पॉजिटिव रहा। हाँ, तो मुझे अपने अनुभव में पॉजिटिव दिखा है, मैंने ये बताया आपको। 4, 8 एंड 12 हमेशा नेगेटिव। किसी भी भाव से के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर अपने सिग्निफिकेशन में 4, 8 एंड 12 लेकर चलेगा तो उस हाउस से संबंधित नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अपन यहाँ पे हर चीज सब लॉर्ड को अपने आप डाल लें। सब लॉर्ड को आप अपने, हमको राशि लॉर्ड की बात नहीं करनी है अभी, हमको हाउस का सब लॉर्ड की ही बात करनी है, जो हमने कल परसों पहले देखा था वही बात करेंगे। यानी राहु या केतु अगर शुक्र में बैठा है, लिब्रा में बैठा है, तो वो शुक्र का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यानी शुक्र के मैसेज को आगे पहुंचाना शुक्र की प्रवृत्ति के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राहु पूरा शुक्र बन जाएगा, नहीं, राहु का अपना जो स्वभाव है वो अपना ही स्वभाव रखेगा, लेकिन थोड़ा शुक्र के कैरेक्टर्स को ले लेगा। क्या ले लेगा राहु? राहु का अपना है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना। तो अगर व्यक्ति आर्ट के फील्ड में है, एक्टिंग के फील्ड में है, तो उस व्यक्ति को वो फेमस करा देगा, बड़ी एरिया में ले जाएगा। जो व्यक्ति अभी अपने घर में ही रील बना रहा था, अचानक से उसका प्रभाव आया, दशाओं के समय पे प्रभाव आया और वो कोई रील वायरल हुई, फेमस हो गया। केतु का ये याद रखना, जब भी कभी केतु अपलिफ्टमेंट देता है, मटेरियलिस्टिक अपलिफ्टमेंट, स्पिरिचुअल प्लेनेट है ये, मटेरियलिस्टिक प्लेनेट नहीं है, इसका काम है केवल स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देना। लेकिन अगर कभी बाई चांस नक्षत्र से या कैसे भी कनेक्शन बनके पूरा मटेरियलिस्टिक कनेक्शन अगर इसका बनता है तो वो बहुत शॉर्ट टाइम का रहता है, क्योंकि इसका काम स्पिरिचुअलिटी देना है, इसका काम मटेरियल लाइफ को इंप्रूव करना नहीं है। राहु का उल्टा है, राहु अगर अपने पीरियड में या अपने नक्षत्र सबके द्वारा स्पिरिचुअल कनेक्शंस को, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता है, तो ऐसा अघोरी टाइप का बन गया जिसे ना तो कंसेप्ट पता है अघोरी होने का, उसको पता है कि बस जाके जंगल में बैठ जाओ, राख लपेट लो और हो गया काम, उसे कुछ कंसेप्ट नहीं पता है। तो राहु के टाइम घर में रहते हुए भी इंसान कई बार उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर वो भी होता है ना तो वो कंफ्यूज ही रहता है पूरे टाइम। बहुत सारे देवी देवताओं की मालाएं जाप करता रहेगा, ये नहीं तो ये फल देगा, ये नहीं तो ये फल देगा, ये नहीं तो ये तो दे ही देंगे शंकर जी नाराज हुए तो कृष्ण जी दे देंगे, कृष्ण जी हुए तो देवी जी दे देंगी। माने राहु वाला व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है तो वो इसी तरह का होता है, वो भटकता रहता है एक जगह से, क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। वही इसकी बात अगर आप करोगे कि एक्टिंग के फील्ड में जा रहा है, किसी क्रिएटिविटी में जा रहा है, पॉलिटिक्स के फील्ड में जा रहा है, बहुत ऊपर ले जाएगा, क्योंकि यही इसके फील्ड है। तो मैंने सूत्र क्या लिखाया, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम लोग जुपिटर को जनरली बहुत पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, वो जितना ब्लेस करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स को यही मानते हैं कि जिस हाउस पर उनकी दृष्टि आ गई तो वो बहुत अच्छा ही होता है, जो कि ट्रू है, सच्चाई है। लेकिन किसी लग्न में गुरु अगर 8वें के लॉर्ड बन जाए तो 8वां हाउस क्या है? क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का, लंबे टाइम तक चलने वाली प्रॉब्लम्स, अचानक से आ जाने वाली मुसीबतें, और गुरु का नेचर क्या है? एक्सपेंशन करना। तो केवल राशि लॉर्ड बनने से या गुरु के 8th हाउस में बैठने से ही प्रॉब्लम नहीं होती, फिर वो अपने नक्षत्र और सबसे भी अगर फर्दर कनेक्ट करता है और लग्न से भी कनेक्शन है तो हेल्थ इश्यूज बढ़े देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कैंसर देने में किसी भी प्लेनेट से ज्यादा रोल राहु और गुरु का होता है। तो जितना नैसर्गिक रूप से वो शुभ प्लेनेट है, लेकिन वो अपने नक्षत्र और सब से नेगेटिव हाउसेस से कनेक्ट बनाता है और फिर उसके बाद में लग्न को भी जोड़ता है, तो वो अपनी समय में बहुत फटल डिसीज दे सकता है। 4-8-12 तो खाली बैठने से नहीं होगा। अगर यहां गुरु बैठा है 8वें घर में, लेकिन वो किसी ऐसे नक्षत्र के नक्षत्र में है जो 3 को जोड़ता है, तो 3 क्या हो गया? 8th से 3 काउंट करेंगे तो 8th से 8th हो गया। हमने बताया कि 4-8-12 नेगेटिव होते हैं, यानी किसी भी हाउस को नष्ट करने वाले हाउसेस 4-8-12 होते हैं। तो जब लग्न को अगर 4-8-12 नष्ट कर रहा है तो 8th हाउस को भी तो 4-8-12 नष्ट कर देगा। जो गुरु 8वें में बैठा है, 8वें का नक्षत्र से कनेक्शन अगर 3rd से हो गया, 7th से हो गया, 12th से हो गया, 11th से, तो खत्म है ये 8th हाउस। फिर अब इस 8th हाउस का काम क्या है? जब इसको सही दशाएं मिलेंगी, फ्लोरिश करेगा ये। अचानक से बड़ी सक्सेस मिल जाना, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग गया। कई बार आपने देखा है कि व्यक्ति बचपन से बहुत अच्छा नहीं होता पढ़ने में, लेकिन एक किसी समय पर कोई दशा आती है, उसको वो बदल देती है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और ट्रांसफॉर्म जब होता है तो वो ऐसा होता है कि या तो बच्चे के पास होना मुश्किल होता था, 60% लाता था, या फिर IIT निकाल दिया या नीट निकाल दिया उसने। बहुत सारे बच्चे हैं, कई सारे लोगों को मैं खुद से जानती हूं जो अपने कॉलेज लेवल के टाइम पे बहुत ही एवरेज थे, उसके पहले अच्छे थे, स्कूल टाइम पे बहुत अच्छे थे, कॉलेज में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जब उन्होंने किया UPSC निकाल दी। ये काम होता है 8th हाउस का। इससे भी ज्यादा बड़ा वाला काम होता है 12th हाउस का। अगर 12th हाउस में बैठा प्लेनेट या 12th हाउस का सब लॉर्ड अपने नक्षत्र से इसके 4 8 12 को कनेक्ट कर दे, जो भी इसके 4 8 12 होंगे उनको कनेक्ट कर दे, तो ये जैसे कहते हैं ना, उगलता है पॉजिटिविटी को। ऐसे लोगों की बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, एक्सपोर्ट्स, इस तरह के काम होते हैं। तो ये जो क्षमता है ना, जो हम देखते हैं बड़े वाले एम्पायर्स जो हम देखते हैं, ये एम्पायर 4 8 12 में ही क्षमता होती है। 2 6 10 अगर व्यक्ति का कनेक्टेड रहेगा, एक अच्छी लेविश लाइफ जिएगा, एक अच्छी रेस्पेक्टेड लाइफ जिएगा, क्योंकि 10 रेस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है, तो ये सब तो देगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो 4 8 12 ही देता है, क्योंकि इनके अंदर जो भी कुछ है ना वो छुपा हुआ है। जो धन की बाढ़ आती है वो इन्हीं हाउसेस से बाढ़ आती है। 2 6 10 बाढ़ नहीं ला सकते, वो एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। इन सूत्रों को याद रखते हुए हम भावों का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। हाँ, नैसर्गिक गुण जैसे कि गुरु का पॉजिटिव गुण है, तो वो पॉजिटिविटी तो देता है, लेकिन तात्कालिक रूप से अगर 8 12 का हो गया तो मुश्किल भी देगा। और फिर क्या मुश्किल देगा? अगर किसी को बीमारी हो गई, फेटल डिसीज हो गई, और ये कहीं थोड़ा भी पॉजिटिव हाउसेस से कनेक्ट हो रहा है, तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसको सही डॉक्टर मिल जाएगा। किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, कोर्ट कचहरी में फंस गया है, तो वहां अच्छा लॉयर मिल जाएगा, उसको लॉयर से हेल्प हो जाएगी। कई बार आपने देखा है कि ट्रीटमेंट चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने एक दिन दवा चेंज करते हैं, इसकी चेंज करी, उस दिन से ठीक होने लगा। तो ये दशाओं पर भी डिपेंड करता है, और प्लस प्लेनेट अगर पॉजिटिविटी को भी कनेक्ट करते हैं तो भी होता है। शनि का नैसर्गिक गुण क्या है? डिले, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव टर्म में। पॉजिटिव टर्म में लेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, सेरेनिटी, न्यायकारी, न्यायाधीश, ये सब बोलते हैं हम। लेकिन अगर हम नेगेटिव टर्म की ही बात करें कि शनि को जिस तरह से हम डिले, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो शनि नैसर्गिक रूप से अगर योग कारक हो गए, 2nd लॉर्ड हो गए, 3rd लॉर्ड हो गए, पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी उनको। लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि उनका एक नैसर्गिक स्वभाव है धीमे करने का, धीरे देते हैं, थोड़ा तपाके देते हैं, थोड़ी मेहनत करा के देते हैं। तो ये सूत्रों को हम याद रखते हुए फिर आगे चलेंगे। एक और इसमें एक्सल्शन और डेविएशन और कंसीडर। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। 9th में एक और पॉइंट, एग्जॉल्ट, इसको क्या, उच्च अवस्था। हाँ, तो हम उच्च नीच लिखते हैं, उच्च नीच को नहीं कंसीडर करते, अस्त को नहीं करते, है ना। रेट्रोग्रेड को, वक्री ग्रह को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां से ज्यादा कंसीडर हम करते हैं हॉररी चार्ट में। कंसीडर यहां भी करते हैं, तो वो हम अभी फलित के समय देखेंगे उसको। इनको कंसीडर नहीं करते हैं। और केंद्र त्रिकोण के योग, जिनको हम ऐसे वाले योग बोलते हैं ना, केंद्र का त्रिकोण के साथ योग बन गया, इन सारे योगों को कंसीडर यहां नहीं करते। अनफा, सुनफा, दुर्धरा, और क्या बोलते हैं इसको, केमद्रुम, ये सारे योग यहां पर कुछ भी कंसीडर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। दृष्टि करते हैं, दृष्टि मैं अभी बताती हूँ। दृष्टि वैसे ही करेंगे जैसे वैदिक ज्योतिष में, वैसे यहाँ इन्होंने वेस्टर्न एस्पेक्ट को कंसीडर किया था। तो अभी नहीं, अभी पहले हम उस लेवल तक पहुंचे, फिर हम वेस्टर्न एस्पेक्ट को देखेंगे कि 30, 60, 120 इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना गया, और 45, 90, 135 इनको टर्बुलेंट एस्पेक्ट बोला था। ये वेस्टर्न एस्पेक्ट है। एक सूत्र मैंने बताया कि जैसे लग्न को 7th हाउस कंपटीशन भी देता है, सपोर्ट भी करता है, कंप्लीट भी करता है, वैसे ही हर हाउस का 7th हाउस कंप्लीट भी करता है, कंपटीशन भी देता है, सपोर्ट भी करता है। 9th हाउस को अगर हम भाग्य भाव हम कहते हैं, ये भाग्य भाव है, तो भाग्य को किससे बदला जा सकता है? पुरुषार्थ से, पराक्रम। इसका अपोजिट, इसको अगर हम बलि करेंगे तो भाग्य बलि होता है। कई बार कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा था, उसमें क्या ही कर सकता है, लेकिन कर सकता है। 3rd हाउस को हम अगर बलि करेंगे तो भाग्य बदलता है। तो जैसे कई सारे लोग सवाल पूछने आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, क्यों हो रहा है हमारा, या
वापस ठीक होगा कि नहीं है। 4th हाउस जब भी कनेक्ट होगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही 8th 12th कनेक्ट हुए रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये 8th और 12th लगन के तो 8 12 है ही ना। 5th का ये 8th हो गया, 5th का ये 4th हो गया, लगन के भी 8th 12th है। तो हमको हमेशा इस चीज की हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, हमको समझ आ जाएगा कहां से 4th है, कहां से 1 2 3 जुड़ रहा है। अच्छा, दूसरा फिर व्यक्ति कहता है वापस आएगा क्या ये हमारे पास, ब्रेकअप तो हो गया, वापस जुड़ेगा क्या? ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं आजकल। तो हाँ, वापस कब आएगा? अगर उसके बाद वाली दशा वापस से 5 9 11 अगर ये कनेक्ट हो रहे हैं तो वो वापस आता है। और वो जनरली ऐसा नहीं होता। हम ज्योतिष में कहते हैं देश काल परिस्थिति को भी देखो, एनालाइज करो। भाई इमोशंस किसी के लिए हैं तो वो स्विच थोड़ी ना ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया, ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। अगर इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं तो पॉसिबिलिटी उसी के वापस आने की होती है। इमोशन खत्म हो गए होंगे तो ये अलग बात है। मैंने अभी शॉर्ट स्पैन की बात की है कि अगर इमीडिएटली उसके बाद वाला प्रत्यंतर दशा बात कर रहे हैं, हम अंतर भी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रत्यंतर दशा अगली वाली पॉजिटिव हो रही है तो वो उतनी जो सूक्ष्म दशा एक पीरियड होगा उतना निकल जाएगा तो वो वापस कनेक्ट कर लेगा। और अगर नहीं कनेक्ट हो रही है, 12th हाउस हो गया तो फिर गया फॉर एवर, क्योंकि 12th हाउस वो ऐसा लॉस है कि जो फॉर एवर वाला होता है, वो वापस नहीं जुड़ता। केवल 4th एंड 8th जो गया है तो पॉसिबिलिटी है वही आएगा, और 12th भी जुड़ गया तो फिर वो हमेशा के लिए गया, फिर नहीं आएगा वो वापस। ठीक है, 4th से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब हम कुंडली में स्थिति देखते हैं कि कुंडली स्ट्रांग है कि वीक है, इसको देखने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे जनरली लोग चर्चा करते नहीं है कि कुंडली स्ट्रांग है कि वीक है। हम उसको कैसे देखेंगे? कुंडली स्ट्रांग, सबसे पहले तो आप देखिए लग्न और लग्नेश। सबसे पहले लग्न और लग्नेश हम पहले ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे, लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, लग्न पर क्या एस्पेक्ट है, लग्नेश पर क्या एस्पेक्ट है। पहले चरण में हमने ये देखा। दूसरे चरण में हम लग्न के सबलॉर्ड को देखते हैं। अभी सबलॉर्ड को पढ़ना हम सीखेंगे, तब हम सबलॉर्ड के बारे में बात करेंगे। अभी हम ऐसे ही बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं मून। किसी भी कुंडली में अगर मून स्ट्रांग है तो यानी व्यक्ति की सोच विचार चिंतन की क्षमता स्ट्रांग है, उसके डिसीजंस अच्छे होते हैं, राइट टाइम पर डिसीजन होते हैं। अगर मून गड़बड़ है तो व्यक्ति की सोच विचार चिंतन ना बहुत ही संकुचित दायरे में होता है। दूसरी एक और बात है कि अगर मून राहु से अफ्लिक्टेड है तो व्यक्ति इल्यूजन में जीता है, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाएंगे, कर्म करेंगे नहीं, होगा कुछ नहीं। शनि से अफ्लिक्टेड है, संकुचित हो जाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। शनि लग्नेश हो तो ऐसा नहीं, शनि लग्नेश है तो वो तो बहुत अच्छा है, उसकी तो जिम्मेदारी ही है पूरी कुंडली चलाने की। और मैंने कहा था कि 3 7 11 ये तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस राशियां होती हैं, ये लगन होती हैं। मकर भी बहुत मेहनती लगन होती है, तो हम वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए शनि का एक नैसर्गिक गुण है, भले ही वो कितना ही लग्नेश हो, लग्नेश है चंद्रमा यहां बैठ जाए, 7th हाउस शादी को निपटा देगा वो। मेरे में कुंभ लगन है और 7th में शनि राहु मून दोनों है। शनि वहां सबलॉर्ड देखेंगे हम कि 7th का सबलॉर्ड, अब वो कैसे, ऐसे ही जगह पे आंसर मिलता है। हम अगर कुंडली को सीधा देखेंगे शनि चंद्र राहु, गई कुंडली खराब है, यही बोल देंगे ऑफ कोर्स। यहां हमको केपी एस्ट्रोलॉजी रिप्लाई करती है, क्योंकि हम शनि चंद्र राहु को हम बाद में उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उससे ज्यादा हम उस हाउस के सबलॉर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे, फिर वो सबलॉर्ड अपने नक्षत्र से किसको कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि चंद्र राहु यहां कुछ करेंगे नहीं, टर्बुलेंस तो लाएंगे, यहां पे प्रॉब्लम तो लाएंगे, कैसी भी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे वो, क्योंकि नेचर है उनका, नैसर्गिक स्वभाव है। पर कितनी होगी, किस लेवल की होगी, वो हमको उसका सबलॉर्ड ही बताएगा। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे मून की, कि मून जितना ज्यादा, इसीलिए हम मून को चंद्र और गुरु को गज केसरी योग बोलते हैं ना, गज केसरी राजयोग बोलते हैं, क्योंकि गुरु की तरह जो एक विजडम अगर व्यक्ति में आ गया, जुपिटर विजडम देता है, अच्छा सोच विचार देता है। सर का है गज केसरी, गज केसरी मन को संतोष देता है, मन से इंसान संतुष्ट होता है। हम जहां हैं जैसे हैं उसमें खुश हैं। एक इंसान पत्थर पे भी गहरी नींद सो सकता है, एक इंसान महंगे बिस्तरों पे भी नींद नहीं आती उसको। तो जो पत्थर पे भी गहरी नींद सो सकता है उसका गज केसरी है। तो यहाँ गज केसरी का मतलब है चंद्रमा बहुत सुखद वातावरण में हो गया है, मन से ही हम फील करते हैं। मन हमारा अच्छा है तो हम जंगल में भी खुश हो जाते हैं, बड़ा पिकनिक मनाने जाते हैं खाना वाना लेके। और मन दुखी है और फिर जंगल में कोई हमको छोड़ दे। तीसरा है बुध, अगर ये भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, राहु से या शनि से अफ्लिक्टेड नहीं है, बुध मंगल से बहुत अफ्लिक्टेड होता है।
बुध का एक तो वैसे ही चंचल स्वभाव, मंगल उसके अंदर इंपल्सिवनेस ला देता है। किसी के भी बौद्धिक स्तर को देखने के लिए बुध का एनालिसिस करते हैं, बुध को देखते हैं। ये बुध जितना निर्मल होगा, एफ्लिक्टेड नहीं होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति की बौद्धिक स्तर अच्छा होता है। ये सब हम पहले वैदिक रीति से ही देखेंगे कि कोई एस्पेक्ट है इसके ऊपर, कैसा बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, जहां बैठा है उसका लॉर्ड कैसा है, कंजंक्शन किसके साथ में है, इसको हमने देखा। उसके बाद डिग्री हमने नहीं discuss की। हाँ, इसमें डिग्री नहीं कंसीडर, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था ये नहीं कंसीडर करते हैं। नहीं 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 नहीं, उनको कोई कंसीडर नहीं करते। बाल्यावस्था, युवावस्था टाइप ऐसे कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं। कैसे? 12 डिग्री का है। हाँ, युति में होता है, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, सही बात बोली। युति अगर 6-7 डिग्री के अंदर तक है, और ये सबके लिए कॉमन है, सारे प्लेनेट के 6-7 डिग्री के अंदर तक है, और जितनी क्लोजली कंजंक्ट होगा उतने एक दूसरे के प्रभाव एक दूसरे पर आते हैं। जितने दूर हो जाएंगे तो युति नहीं होगी। प्लस वो 2 प्लेनेट अगर कंजंक्टेड हैं और दोनों अलग अलग नक्षत्र में हैं तो युति नहीं होगी, उसको युति नहीं मानेंगे। इस तरह से हमने सबसे पहले कुंडली का एक ओवरव्यू ले लिया कि भाई लग्नेश कैसा है, मून कैसा है, मरकरी। अगर हमको ये सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं, सब बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, तो कुंडली का आप 8वें घर की भी बात करोगे ना, तो 8वें की दशा भी उस व्यक्ति को देकर ही जाएगी। लग्न को देखिए, लग्न पर किनका एस्पेक्ट है, लग्नेश किन के साथ बैठा है, किनका एस्पेक्ट है, कौन से हाउस में बैठा है। 8-12 में जाके वीक हो जाते हैं, 4-8-12 में जाके वीक हो जाते हैं। 4-8-12 के लॉर्ड साथ में बैठ जाए तो भी वीक मानते हैं हम उनको, एफ्लिक्टेड मानते हैं। तात्कालिक जो नेगेटिव प्लेनेट हैं उनसे एफ्लिक्टेड मानते हैं, ठीक है। और शनि, राहु, मंगल, इनको तो हम नेगेटिव कहते ही हैं। केतु बहुत सारी चीजों में नेगेटिविटी देता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो अच्छी भी देता है। जैसे हम बुध को कहते हैं ना, जिसके साथ बैठ जाता है वैसा हो जाता है, वैसे ही काफी सारी चीज केतु के बारे में भी ट्रू है। केतु हमेशा नेगेटिव नहीं होता। चंद्र केतु अगर साथ में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को एक स्पिरिचुअल सोच देता है, वो थोड़ी सी हटके काम करेगा, और जब भी वो सोचेगा वो लोगों की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेगा। और वहीं चंद्र के साथ अगर राहु बैठ जाए तो दिन में उनको भूत नजर आने लगते हैं, आवाजें सुनाई देने लगती हैं, है ना। घर में अकेले हैं तो मैं अकेली थी और वहां पीछे से आवाज दी किसी ने, इस तरह की चीजें इल्यूजन वाली होने लगती हैं, है ना। शनि है तो एक सोच उसके दिमाग में अटक जाएगा और उसी सोच में वो उलझा रहेगा, वो सोच से निकल नहीं पाएगा। वैसे ही बुध का भी है, बुध पर भी अगर शनि का कनेक्शन है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, तो व्यक्ति वहीं थोड़े से ज्ञान पे उसी पे उलझ जाएगा। माने एनालिसिस की कैपेसिटी उसकी कम हो जाना। दूसरा, बोलने की क्षमता कम हो जाना, क्योंकि बुध को हम कहते हैं बोलना, सुनना, समझना, ये तीनों चीज बुध के पास है। तो जब व्यक्ति का बोलना, सुनना, समझना तीनों ही गड़बड़ हो गए तो क्या करेगा। ये तीनों चीजें अगर किसी की कुंडली में अच्छी हैं तो आउटस्टैंडिंग कुंडली होती है, इंसान नीचे से उठेगा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने कुंडली को देख लिया। इसमें 6th को गलत नहीं मानेंगे, अगर 6th हाउस में है तो ये सरकरी है और 6th में मंगल के साथ बैठ गया है, शनि नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, अभी जब आप सिग्निफिकेटर्स देखोगे ना, जब मैं सिग्निफिकेटर पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि कोई प्लेनेट कहां बैठने पर कितना बली हो रहा है, वो बैठ के भी बली है या नहीं है। आप देखो बहुतों का लग्नेश 8th में बैठा है लेकिन इंसान अच्छा कर रहा है, कितनी बढ़िया है मैडम। लग्नेश 8th में लेके भी बहुत अच्छा है, लग्नेश 12th में लेकर भी बहुत अच्छा है। 12th हाउस व्यय हाउस है, ऐसा व्यक्ति अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ बैठा भी है, त्रिक भावों में बैठा भी है, बैठकर वो अपने नक्षत्र और सबलॉर्ड के द्वारा कैसे कनेक्शन बना रहा है। तो हम आगे की क्लास में जब सिग्निफिकेटर निकालेंगे तो उस चीज को समझेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।